हेलो स्टूडेंट, माधव ग्रुप ऑफ ITI ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी में हम पढ़ रहे हैं विद्युत मापक यंत्र। तो विद्युत मापक यंत्र में हम अभी तक 6 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा 7वां लेक्चर है और आज हम कोशिश करेंगे कि ये विद्युत मापक यंत्र आज हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आइए आज के लेक्चर में देखते हैं। हमें आज के लेक्चर में एक वेरी इम्पोर्टेंट यंत्र पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है थर्मोकपल। ठीक है, तो ये थर्मोकपल यंत्र जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, कैसे करता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें। तो थर्मोकपल यंत्र जो होता है वो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर ये थर्मोकपल यंत्र कार्य करता है। ठीक, इसे हम सीबेक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। ठीक, किसको? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव को हम सीबेक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। देख लेते हैं कि ये सीबेक प्रभाव क्या होता है। ठीक, तो सीबेक प्रभाव एक्चुअली में होता क्या है कि जब किन्हीं अलग अलग धातु की दो प्लेटों को एक जंक्शन के रूप में जोड़कर उसमें कुछ हीट दी जाती है, ऊष्मा दी जाती है, तो उनके दूसरे सिरे पर क्या होता है, एक EMF उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पीजो EMF। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए एक धातु ये है और एक धातु ये हो गई। ठीक है, ये हमारे पास दो धातुएं हैं। तो इन दो धातुओं को हम क्या करें कि अगर यहाँ पे जोड़ के और इस पे हम क्या करें, यहाँ पे सप्लाई दें। ठीक है, हीट वगैरह कुछ दें, हीट के रूप में सप्लाई दें, तो क्या होगा, इसके दूसरे सिरे पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा या EMF जनरेट हो जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक EMF कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुई? तो यही जो प्रभाव होता है, यही प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, सीबेक प्रभाव कहलाता है या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहलाता है। तो यहाँ पे इसके सिरों पे क्या हो जाता है, एक DC वोल्टेज जनरेट उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, पीजो EMF कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग अलग धातुएं ली, धातु नंबर 1, धातु नंबर 2, और इनके एक सिरे को आपस में जोड़ के यहाँ से हम कुछ सप्लाई दिया, सप्लाई हीट के रूप में देते हैं। तो इसके दूसरे सिरे पर क्या है, एक DC वोल्टेज इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, पीजो EMF वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, तो ये प्रभाव जो होता है, यही प्रभाव हमारा क्या कहलाता है, सीबेक प्रभाव कहलाता है। और इसी प्रभाव के आधार पर आपका थर्मोकपल यंत्र काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक थर्मोकपल यंत्र बना के रखा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे एक कॉपर की धातु ली है और एक निकेल की धातु ली है। ठीक है, कॉपर और निकेल की धातु के एक जंक्शन को AC सप्लाई दिया, तो यहाँ पे प्रतिरोध के कारण हीट उत्पन्न हुई। ये हीट क्या होती है, ये इस हीट के कारण यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, DC वोल्टेज। ठीक, अब इस DC वोल्टेज को हम कहाँ देते हैं, एक मूविंग कॉइल यंत्र में देते हैं। ठीक है, एक मूविंग कॉइल यंत्र में इस DC वोल्टेज को हम सप्लाई के रूप में देते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा, ये मूविंग कॉइल हम पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होती है, एक परमानेंट मैग्नेट होता है, उसके बीच में हम एक कॉइल लगा देते हैं जो हमारी मूविंग कॉइल होती है। इस कॉइल से लगा एक एल्युमिनियम पॉइंटर होता है और उस पर एक स्केल होती है जो कि पॉइंटर स्केल पे घूमता है। अब इस मूविंग कॉइल में कंट्रोल के लिए हम किसका, स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब कहानियाँ पीछे पढ़ चुके हैं। क्या हमारा मकसद है, थर्मोकपल यंत्र के बारे में जानना। ठीक, तो थर्मोकपल यंत्र क्या होता है, जहाँ पे हम पहले
सीबेक प्रभाव द्वारा वोल्टेज उत्पन्न करें, फिर उस वोल्टेज को कहाँ दें, यंत्र में दें, या उससे कोई डिफ्लेक्शन उत्पन्न कराएं, तो इस प्रकार का यंत्र क्या होता है, हमारा थर्मोकपल यंत्र होता है। ठीक है। अब इस प्रकार के जो यंत्र होते हैं वो हमेशा किस पे, आरएमएस मान को नापते हैं, और इनमें एक स्थायी चुंबक होता है, ये दिख रहा है। स्थायी चुंबक है तो डैम्पिंग कौन सी आएगी, अवमंदक कौन सा आएगा, एडी करंट डैम्पिंग आएगी। ठीक है, जहाँ भी स्थायी चुंबक होगा वहाँ पे एडी करंट डैम्पिंग मिलेगी। ठीक, कंट्रोल के लिए क्या कर रहे हैं, स्प्रिंग लगा के रखी है। कंट्रोलिंग टॉर्क किससे मिल रहा है, स्प्रिंग से मिलेगा। यह यंत्र एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। ठीक है, यह यंत्र किसमें, एसी और डीसी दोनों में कार्य कर सकता है। ठीक, अब हीट बराबर क्या होती है, हीट बराबर I²R होती है। जहाँ पे रेजिस्टेंस होगा वहीं पे तो हीट उत्पन्न होगी, वहीं पावर लॉस होगा। ठीक है, तो H बराबर क्या होगा, I²R होता है। ठीक, ये H जो होता है TD, ये H क्या होता है, हीट होती है, और जो TD है डिफ्लेक्शन है वो H के प्रोपोर्शनल होता है, हीट के प्रोपोर्शनल है। तो ये हीट क्या होती है, ये हीट किसके, I²R के, हीट बराबर I²R होती है। तो हीट क्या होगी, हीट क्या होगी, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, I²RMS। ठीक है, तो फाइनली जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या होगा, R² के प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो डिफ्लेक्शन है TD है, डिफ्लेक्शन है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, I² के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये I² के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इस स्केल का जो पैमाना होगा, पैमाने वो क्या होगा, अनुपातिक नहीं होगा। ठीक है, अनुपातिक नहीं होगा मतलब शुरू में सघन होगा, बाद में फिर विरल हो जाएगा। मतलब शुरू में पास में रीडिंग आएगी, इसके बाद बहुत दूर हो जाएगी। ठीक है, यही होता है कि ये पैमाना अनुपातिक नहीं होगा। ठीक, और इस प्रकार के यंत्र का उपयोग हम हाई फ्रीक्वेंसी यानी मेगाहर्ट्ज की रेंज वाली फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक थर्मोकपल यंत्र। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। थर्मोकपल यंत्र पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसे हम सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, सीबेक प्रभाव क्या होता है, जब किन्हीं दो अलग अलग धातु की छड़ों को आपस में जोड़कर एक जंक्शन बनाया जाता है और उस जंक्शन पर कुछ हीट के रूप में हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उसके दूसरे सिरों पर एक डीसी वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बना के भी रखा, धातु 1 धातु 2 उनके एक सिरे को जंक्शन के रूप में बनाकर यहाँ से मैंने हीट दी, तो इसके दूसरे सिरे पर एक डीसी वोल्टेज उत्पन्न हुआ, जिसे हम कहते हैं पीजो EMF। क्या कहते हैं, पीजो EMF। ठीक, अब इसी के आधार पर हमने एक इंस्ट्रूमेंट तैयार किया। यहाँ पे हमने पहले इतना हमने क्या बनाया, पीजो इफेक्ट बनाया। यहाँ पे एक धातु के रूप में कॉपर लिया, दूसरी धातु के रूप में निकेल लिया, और इनके एक सिरे में को जंक्शन बनाकर यहाँ से हमने AC सप्लाई दी। ठीक है, इस AC सप्लाई से प्रतिरोध में एक धारा प्रवाहित होगी, जिससे यहाँ पे एक हीट उत्पन्न होगी, H बराबर I²R। और ये हीट क्या करेगी, ये हीट यहाँ पे एक DC वोल्टेज उत्पन्न करेगी। ये DC वोल्टेज कहाँ जाएगा, मूविंग कॉइल यंत्र में जाएगी। ठीक है, मूविंग कॉइल यंत्र में क्या होगा, मूविंग कॉइल यंत्र में एक परमानेंट मैग्नेट, ठीक, परमानेंट मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होगी, कॉइल से पॉइंटर लगा रहेगा, पॉइंटर स्केल पे मूव करेगा। कंट्रोलिंग के लिए इसमें हम स्प्रिंग लगा के रखते हैं, एडी। ठीक है, यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट के कारण एक एडी करंट उत्पन्न होगी, वो एडी करंट क्या करेगी, इसमें डैम्पिंग का काम करेगी। ठीक, तो ये जो डीसी वोल्टेज है, इस डीसी वोल्टेज के कारण इसमें क्या होगा, ये डीसी वोल्टेज किससे उत्पन्न हो रहा था, हीट से उत्पन्न हो रहा था। ठीक है, और ये हीट क्या कर रही थी, यहाँ पे डीसी वोल्टेज उत्पन्न कर रही है। अब ये डीसी वोल्टेज के कारण यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये धारा क्या करेगी, इसको पॉइंटर में एक डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न कर देगी। ठीक, तो इस प्रकार के यंत्र में जो डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो डिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है, हीट से आ रहा है, और हीट बराबर क्या होता है, I²R होता है। ठीक है, यानी जो हीट होती है वो I² के प्रोपोर्शनल ही।
अब जब आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो जो डिफ्लेक्शन है वो हीट के प्रोपोर्शनल है और हीट आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो सिंपल फाइनली जो होगा डिफ्लेक्शन वो किसके, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, यानी करंट में आप जितना चेंज करेंगे उसी के आधार पर आपका डिफ्लेक्शन चेंज होगा। तो चूंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, आई आर स्क्वायर के, तो आई आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसका पैमाना आनुपातिक नहीं होता। ठीक है, और इसका उपयोग हम मेगाहर्ट्ज या उच्च आवृत्ति में वाले यंत्रों में करते हैं। ये हमेशा आरएमएस मान को नापता है और एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके थर्मोकपल यंत्र, इनको आप याद रखिएगा। इससे बाहर आपसे एग्जाम में कहीं भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो भी पूछा जाएगा इन्हीं से पूछा जाएगा, इनको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे यंत्र, थर्मोकपल यंत्र। ठीक, अब विद्युत मापक यंत्र में हमने बहुत सारे लगभग सभी यंत्रों को कर लिया। मूविंग आयरन को कर लिया, मूविंग कॉयल को कर लिया, पावर फैक्टर को कर लिया, वाट मीटर को कर लिया, मीटर कर लिया, वोल्ट मीटर कर लिया, थर्मोकपल कर लिया, मैगर कर लिया। ठीक है, और अपना क्या एक हॉट वायर कर लिया। ठीक है, तो ये सारे यंत्र कर लिए। जितने यंत्र आपको बताए गए हैं उन्हीं यंत्रों में जितने पॉइंट आपको बताए गए हैं वो पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दिमाग में, उससे बाहर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक बच जाता है, यंत्र में, विद्युत मापक यंत्र में मापक यंत्रों में त्रुटियाँ। देखिए, यंत्र हो, कोई भी यंत्र होगा वो 100% श्योर नहीं होगा। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आएंगे। एरर्स मतलब उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियाँ आएंगी। ठीक है, वो त्रुटियाँ कहाँ से आएंगी? वो त्रुटियाँ एक तो आपका वातावरण की प्रभावों की त्रुटियाँ, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता। ठीक है, इनकी त्रुटियाँ आ गई। दूसरी, हम यंत्र में रीडिंग ले रहे हैं, कुछ प्रेक्षण ले रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रेक्षण ले रहे हैं, तो प्रेक्षण के दौरान हमसे खुद से त्रुटि हो सकती है, उसको पढ़ने में, उसका कैलकुलेशन करने में। ठीक है, फिर इसके अलावा कुछ यंत्र की अपनी खुद की त्रुटियां हो सकती हैं, यंत्र की गलत संरचना या उसकी गलत बनावट। ठीक है, इसके कारण कुछ त्रुटियां आ सकती हैं, या फिर यंत्र में के खुद के फ्रिक्शन, चुंबकीय क्षेत्र के कारण उसमें कुछ त्रुटियां आ सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यंत्र में हमारे कई प्रकार की त्रुटियां आती हैं। ठीक है, जिससे हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होती है और मेजर रीडिंग होती है, उन दोनों के बीच में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए कोई यंत्र है, वो यंत्र ये कह रहा है कि ये एक्यूरेट रूप में 5 एम्पियर दिखाएगा। ठीक है, ये 5 एम्पियर तक पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप मेजर करने बैठे तो वो आपको 4.9 दिखा रहा है। ठीक है, अब 4.9 दिखा रहा है तो 5 में से 4.9 आप घटाएंगे तो आपको क्या मिला, 0.1 मिला। तो ये जो 0.1 मिला, ये 0.1 ही क्या कहलाएगी, हमारी एरर कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो एक्यूरेट होता, पूरा शुद्ध होता, तो 5 मेजर करने पे हमें 5 दिखाता, लेकिन वो 4.9 दिखाया, हो सकता है 4.5 दिखाता। ठीक है, तो यहाँ पे एरर कितनी मिलती, 0.5 मिलती। तो क्या कहा हमने कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, सत्य मान होता है, और जो मेजर मान होता है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है, जो अंतर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है, एरर को डिनोट किया हमने ER से, एरर को डिनोट किया किससे, ER से। ये हमारी क्या है, एरर है। ठीक, यहाँ से हमने RT लिखा है और एक RM लिया है। RT क्या है हमारे लिए, ट्रू वैल्यू है। क्या है, ट्रू वैल्यू, ओरिजिनल मान, ट्रू वैल्यू है। ठीक है, और RM क्या है हमारा, मेजर्ड मान, मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारे लिए ट्रू वैल्यू हो गई, ये मेजर्ड। समझ में आई, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू क्या है?
ट्रू वैल्यू मतलब कि जब कंपनी से आप कोई यंत्र खरीदेंगे उस समय कंपनी क्या है, एक ट्रू वैल्यू देगी कि ये इतने तक मेजर कर सकता है, ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू क्या है, जब आप उसको एक्चुअल में प्रयोग में लेके आए तो वहाँ पे जब आपने परीक्षण देखा तो वो ट्रू वैल्यू से कम वैल्यू दे रहा है, या हो सकता है ट्रू वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू भी दे दे, ठीक है। मतलब त्रुटि दोनों में आएगी, या तो कम हो तब भी त्रुटि आएगी, ज़्यादा होगी तब भी त्रुटि आएगी, ठीक है। यानी अगर हम ये कहें कि आप गए को बोले कि आप 100 ग्राम 1000 ग्राम चीनी खरीद के ले आइए, आप चीनी खरीदने गए तो उसने आपको चीनी दे दी 950 ग्राम। कितनी दी? 950 ग्राम। देनी कितनी चाहिए थी? 1000 ग्राम। दी कितनी? 950 ग्राम। तो यहाँ पे 50 ग्राम का क्या हुआ? झोल हो गया। 50 ग्राम का क्या हुआ? झोल हुआ। यानी 50 ग्राम चीनी उसने क्या दी? कम दी। तो जब 50 ग्राम चीनी उसने कम दी, 50 ग्राम का झोल हुआ, तो ये जो 50 ग्राम आया यही हमारी क्या कहलाती है? एरर कहलाती है, ठीक है। या ऐसा भी तो हो सकता था कि आपको चाहिए कितना? 1000 ग्राम, वो दे कितना दे? 1050 ग्राम दे दे। तो ये भी तो एरर ही है, ये भी तो एरर ही है। चाहे ये हो चाहे दो, है तो दोनों एरर ही। यहाँ भी 50 ग्राम का झोल है, ठीक है। तो जब एरर धनात्मक एरर क्या होती है? ज़्यादा होती है तो एरर हम क्या कहते हैं? उसको धनात्मक कहते हैं। और जब कम होती है तो उसको क्या कहते हैं? ऋणात्मक कहते हैं। यानी एरर आपकी धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी हमारी कि एरर बराबर RT माइनस RM। अब यहाँ से एक छोटा सा सवाल भी बन सकता है आपसे कि आपको दे दे कि ट्रू वैल्यू इतनी है, मेजर्ड वैल्यू इतनी है, तो एरर बताइए। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू दोनों का अंतर आप निकाल देंगे, बता देंगे एरर कितनी है। पर एक्चुअली एरर को हमेशा किस में काउंट करते हैं? हम परसेंट में काउंट करते हैं। तो परसेंट में जब काउंट करते हैं तो परसेंट में हम यहाँ प्लस माइनस दोनों लगा दिए बाहर पहले से। क्यों? क्योंकि हम बता चुके हैं आपको कि एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस RT माइनस RM बटे RT। RT माइनस RM भाई ये हमारी ट्रू वैल्यू है ना, तो जो भी परसेंट निकालेंगे ट्रू वैल्यू के सापेक्ष निकालेंगे, उसी से तो कंपेयर करेंगे। तो ये हमारी हो गई RT माइनस RM बटे RT इंटू 100%। तो ये हो गया हमारा परसेंट में एरर निकालने का एक फार्मूला, सिंपल सा, ठीक है। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन छोटा मोटा पूछा जा सकता है कि ट्रू वैल्यू दे दे, मेजर वैल्यू दे दे, और आपसे पूछे कि परसेंट एरर बताइए, ठीक है। तो परसेंट एरर वही RT माइनस RM बटे RT, ठीक है, इंटू 100। RT क्या है आपकी? ट्रू वैल्यू हो गई, और RM क्या हो गई? मेजर्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारी एरर। अब देख लेते हैं हम एरर के टाइप कि एरर के कितने टाइप होते हैं, ठीक। तो एरर जो होती है हमारी त्रुटि हमारी जनरली 3 तरह की होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है हमारी ग्रास त्रुटि, दूसरी होती है सिस्टमैटिक त्रुटि, और तीसरी होती है रैंडम त्रुटि। क्या कहा? ग्रॉस त्रुटि, सिस्टमैटिक त्रुटि और रैंडम त्रुटि। जो सिस्टमैटिक त्रुटि होती है उस सिस्टमैटिक त्रुटि को हम पुनः 3 भागों में बांट देते हैं। एक हो जाती है हमारी यंत्र त्रुटि, फिर दूसरी हो जाती है पर्यावरणीय त्रुटि, और तीसरी हो जाती है अवलोकन त्रुटि। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि त्रुटियाँ 3 तरह की होती हैं, ग्रास त्रुटि, सिस्टमैटिक त्रुटि और रैंडम त्रुटि, ठीक है। सिस्टमैटिक त्रुटि को हम पुनः 3 भागों में बांट देते हैं, यंत्र त्रुटि, पर्यावरणीय त्रुटि, अवलोकन त्रुटि, ठीक है। अब आइए एक एक करके देखते हैं कि आखिर होती क्या है। तो जो ग्रास त्रुटि होती है, ठीक है, ग्रास त्रुटि के बारे में हमें पता नहीं होता। ग्रास त्रुटि जो होती है वो ग्रास त्रुटि के बारे में हमें पता नहीं होता, ठीक है। ये एक्चुअली आती कहाँ से? जैसे पाठ्यांक हुआ, रीडिंग को पढ़ने तथा उसकी गणना करने में हमारे द्वारा जो त्रुटि हो जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रास त्रुटि कहते हैं। क्या कहा कि पाठ्यांक है, पाठ्यांक को पढ़ने, किसी मीटर के यंत्र के पाठ्यांक को पढ़ने, रिकॉर्डिंग को पढ़ने या उसकी गणना करने में हमारे द्वारा जो त्रुटियां हो जाती हैं उन्हें हम ग्रास त्रुटि कहते हैं, ठीक है। इन त्रुटियों के बारे में हमें पता नहीं चलता कि हमने गलती क्या कर दी। अगर हमें पता चल जाएगा तो हम सुधार न लेंगे,
ठीक है। तो इनके बारे में हमें पता नहीं चलता, लेकिन हमसे ही गलती हो जाती है, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रास त्रुटि, ठीक। दूसरी जो त्रुटियां होती हैं रैंडम त्रुटि, ठीक, रैंडम त्रुटि। तो रैंडम त्रुटि मतलब क्या, रैंडमली अचानक हो जाए। रैंडम त्रुटि मतलब क्या है, रैंडमली यही ना कहते हैं, अचानक कुछ हो जाए, ठीक है। तो अचानक जैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, ठीक, किसी भी कोई प्रयोग कर रहे हैं, उस प्रयोग में हम यंत्र द्वारा प्रेक्षण ले रहे हैं, उसके माप को ले रहे हैं, ठीक। अब अचानक से उसमें कोई परिवर्तन आ जाए, जैसे मान लीजिए लाइट चली जाए या वोल्टेज में फ्लक्चुएशन हो जाए, ठीक है, उतार चढ़ाव आ जाए, या फिर हम एकदम ध्यान से कार्यरत, ध्यान से काम कर रहे हैं, ठीक है, तेज़ी से कोई शोर हो जाए, जब आवाज़ आ जाए तो हमारा ध्यान भटक जाए। तो इस दौरान जो त्रुटियां आएंगी उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटि, ठीक है। अचानक से आने वाली त्रुटियों को क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटि, ठीक है। इन त्रुटियों के बारे में हमें कोई भी हमें ज्ञात नहीं होता कि ये त्रुटियां हो जाएंगी, लेकिन एक्चुअल में वो त्रुटियां हो जाती हैं, ठीक है। तो इन त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटि, ठीक है। तो प्रयोगात्मक स्थिति में अचानक परिवर्तन आने तथा कार्य व्यक्ति का ध्यान भटकने से उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं, रैंडम त्रुटि कहते हैं। आई बात क्लियर हुई? क्या दो त्रुटियां, ये ग्रॉस त्रुटि और रैंडम त्रुटि, इनके बारे में कोई ज्ञात नहीं होता कि ये त्रुटियां होंगी कि नहीं होंगी, लेकिन होती, ठीक है। ग्रास त्रुटि को हमने कहा कि मानवों की गलती से पाठ्यांक रीडिंग पढ़ने या उनकी गणना करने में जो त्रुटि आ जाती है उसी को ग्रास त्रुटि कहते हैं। रैंडम त्रुटियां वो होती हैं जो रैंडमली अचानक उत्पन्न हो जाती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, रैंडम त्रुटियां। जैसे मान लीजिए कि हम किसी प्रयोग में प्रेक्षण ले रहे हैं और अचानक से वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होने लगे, तो उसके कारण जहाँ पे जो त्रुटि आएगी वो रैंडम त्रुटि कहलाएगी। या हम काम कर रहे हैं, अचानक से कोई शोर हो जाए या कुछ गिर जाए तो हमारा क्या ध्यान भटक जाए, तो उसके कारण जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम रैंडम त्रुटि कहेंगे, ठीक है। तीसरे प्रकार की जो त्रुटि होती है सिस्टमैटिक त्रुटि। सिस्टमैटिक त्रुटि क्या होती है, इसके बारे में हमें पता होता है, इसके बारे में हमें पता होता है, ठीक है। सिस्टमैटिक त्रुटि जो होती है वो सिस्टम में ही त्रुटि होती है, सिस्टम मतलब यंत्र में ही त्रुटि होती है, ठीक है। इसके बारे में हमें पता होता है, जब कंपनी कोई यंत्र बनाती है तो उसमें वो बता देती है कि इतने % की त्रुटि है, 1%, 2% या 5% की त्रुटि प्लस माइनस की त्रुटि रहती है। तो उस तरह की जो त्रुटियां आती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब इस सिस्टमैटिक त्रुटि को हम 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होती है यंत्र की त्रुटि, दूसरी होती है पर्यावरण की त्रुटि और तीसरी होती है अवलोकन की त्रुटि, ठीक है। यंत्र त्रुटि जो होती है वो यंत्र की गलत संरचना, घर्षण, फिर हिस्टेरेसिस, एडी करंट, इन वजहों के कारण उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं यंत्र त्रुटि, ठीक है। क्या कहा कि यंत्र की गलत संरचना, घर्षण, हिस्टेरेसिस, एडी करंट, चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के कारण यंत्र में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं यंत्र त्रुटि, ठीक है। इस त्रुटि के बारे में हमें पता है, क्यों, क्योंकि यंत्र की संरचना हमको दिख रही है, ठीक है। अगर उसकी गलत संरचना होगी तो उसमें फ्रिक्शन होगा, घर्षण होगा, ठीक। फिर साथ साथ में हम घुमाव के लिए, टार्क देने के लिए वहाँ हम कोयल वगैरह सेटअप करेंगे तो उसमें हिस्टेरेसिस आएगा, चुंबकीय क्षेत्र आएगा, एडी करंट आएगा, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है। तो आप पता है कि इनके कारण कुछ ना कुछ यंत्र में त्रुटि आती है, तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं, यंत्र की त्रुटि बोलते हैं, ठीक है। दूसरी त्रुटियाँ जो होती हैं पर्यावरण। अब पर्यावरण के बारे में पता है कि वातावरण में ताप है, दाब है, आर्द्रता है, तो इनके कारण ये कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, कुछ ना कुछ त्रुटियां तो आएंगी, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं पर्यावरण त्रुटि, ठीक है। वातावरण के प्रभाव जैसे ताप, दाब तथा आर्द्रता में परिवर्तन के कारण उत्पन्न त्रुटि को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरणीय त्रुटि, ठीक। इसके बारे में पता रहता है। फिर तीसरी जो होती है अवलोकन त्रुटि होती है। तो अवलोकन त्रुटियाँ क्या होती हैं, जैसे हम रीडिंग ले रहे हैं तो रीडिंग लेते समय हमसे खुद गलती हो गई, पाठ्यांक लेते समय त्रुटि हो जाए, ऑब्जर्व करते समय, अवलोकित करते समय जो पाठ्यांक ले रहे हैं उसमें त्रुटि आ जाए, ठीक है। जैसे हमें 3.5 पढ़ना है तो हम 3.5 ना पढ़ के 3.6 पढ़ लिए या 3.4 पढ़ लिए, तो वहाँ पे जो ये इस तरह की त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवलोकन त्रुटि,
ठीक है। तो इन त्रुटियों के बारे में हमें ज्ञान होता है, हम जानते हैं कि इस तरह की त्रुटियां आएंगी, इसलिए हम पहले से ही सेट करके रखते हैं कि इतने % की त्रुटि है। जब आप किसी मीटर को, किसी यंत्र को कम लेने जाएंगे तो उसके नेम प्लेट में कंपनी खुद से बना के दे देती है कि मैक्सिमम 5% की त्रुटि होगी, 4% की होगी, 3% की होगी, ठीक है। तो इस तरह की त्रुटियाँ क्या कहलाती हैं? सिस्टमेटिक त्रुटियाँ कहलाती हैं, ठीक। और ये 2 त्रुटियाँ क्या होती हैं? ये ग्रास त्रुटि और रैंडम त्रुटि, इनके बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, फिर भी हो जाती है, ठीक। तो ये होती हैं हमारी क्या त्रुटियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या है, आपका ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है, यहाँ से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक है। अब जो है तो कल से हम अपना कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार किताब से अपने रीडिंग ज़रूर कर लीजिएगा, और आपकी किताब में पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं, उनको करने का प्रयास करिएगा। ये हैं, अगर आप पढ़ के करेंगे तो गारंटी है कि वो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।